Hello everyone, this is Mithlesh Yadav here and today we are starting the very important topic that is properties of metals। आज हम देखने वाले हैं मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले जो हम लोग देख चुके थे कि सोम होता क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती क्या है, इनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेंथ होती क्या है, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं और एनालिसिस करने का कौन कौन सा तरीका होता है या कौन से मेथड होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास एक मेथड होते हैं जिसका नाम होता है सिस्टम अप्रोच। हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो स्टडी करते हैं किस में करते हैं, सिस्टम अप्रोच में करते हैं। सिस्टम अप्रोच क्या कहती थी कि बाउंड्री कंडीशन जो है वो चेंज हो सकती है, बट मॉलिक्यूल्स ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। मॉलिक्यूल जो होगा कांस्टेंट रहेगा, बाउंड्री कंडीशन वैरी कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सा एजम्पशन लेते, कौन कौन से एजम्पशन यूज करते हैं जब सोम का स्टडी करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने कुछ एजम्पशन लेके रखा था कि मटेरियल जो होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वैलिड होना चाहिए, और जो होता है हम लोग किस बेसिस पे करते थे, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन जो होता था उसको हम लोग निग्लेक्ट करके चलते थे। ये सब हमारा कुछ एजम्पशन था। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक कंसेप्ट था, उसके बारे में हम लोग स्टडी किया था कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जबकि प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेस के बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जानी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है वो कौन सा होता है, वो मटेरियल्स होता है माइल्ड स्टील। ठीक है। तो माइल्ड स्टील जो होता है उसके बहुत सारी जो है बहुत सारी क्वालिटी थी। उसके अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटी थी, वो थी कि वो बहुत ही लाइट वेट होता है, अदर मटेरियल के कंपेयर में ये लाइट वेट होता है। इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो सेम होता है कंक्रीट के जैसा, और इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट होता है, जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है, ये भी क्या होता है, सेम होता है कंक्रीट के जैसा। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो होता है माइल्ड स्टील का वो कैसे प्लॉट करते हैं और कौन से मशीन के थ्रू करते हैं। तो वो करते थे हम लोग यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसको रख देते थे, फिर उसमें फोर्स लगाते थे, स्ट्रेन डेवलप करते थे और स्ट्रेस जो है उसको हम लोग मेजर करते थे कि ये मटेरियल जो है कैसे बिहेव करने वाला है, कब जो है इसमें यील्डिंग आने वाली है, कब जो है फ्रैक्चर आने वाली है, कब जो है ये अल्टीमेट किस पॉइंट पे जाके अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा। इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कार्बन परसेंटेज जब इंक्रीज कर देते हैं किसी भी, मतलब जब मेटल जो हमारे पास है, मेटल्स में यदि कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, या वो ब्रिटल हो जाते हैं या डक्टाइल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो हम लोगों को यील्डिंग और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम मिलता था। जिसमें जो हाई कार्बन स्टील होता है उसका जो यील्डिंग पॉइंट होता है और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज जो होता है कम होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, डक्टाइल होता है। जबकि ये जब कार्बन की परसेंटेज जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे मटेरियल जो है ब्रिटल होते जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखे थे कि अलग अलग मटेरियल्स का जो कर्व होता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी कि ये जो है एल्युमिनियम की कर्व होती है, या फिर और भी जितने सारे मटेरियल्स थे कि ये इलास्टोप्लास्टिक कर्व है, ये हमारा आइडियल फ्लूइड है, ये आइडियल रिजिड है। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं कि मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे कि देख लें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो कौन कौन से होते हैं। जो मेन प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें डक्टिलिटी होते हैं, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इलास्टिसिटी, टफनेस, प्लास्टिसिटी, फटीज, स्ट्रेन एनर्जी, ये सब जो है बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। क्रीप, ये सब जो होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स का। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, क्रीप क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। इन सब जितने सारे प्रॉपर्टीज है मेटल्स के, इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले कि
कौन कौन से क्या होते हैं। जो हमारे पास पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता क्या है? तो डक्टाइल मटेरियल, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी एक मेटल्स का प्रॉपर्टीज होता है। तो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो फेल होने से पहले उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन होता है। जब वो फेल होता है उससे पहले उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो स्ट्रेच हो सकती है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। डक्टाइल मटेरियल जो है उसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ग्रेटर देन 5%। यदि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ग्रेटर देन 5% होता है तो वो मटेरियल क्या कहलाता है? डक्टाइल कहलाता है। तो जो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास डक्टाइल मटेरियल का वो है माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, निकेल, ब्रास। ये सब जो है क्या है? डक्टाइल मटेरियल होते हैं। इसमें जो होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? ग्रेटर देन 5% होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि आपने ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ में क्या होगा, जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होगा तो जो स्ट्रेस, इधर ये स्ट्रेन होगा और ये स्ट्रेस का जो ग्राफ होगा, तो हमारा जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल कहाँ पे? यहाँ इस पॉइंट पे, ये जो हमारा अल्टीमेट पॉइंट होता है इस पे जाके ये टूटेगा, इस पॉइंट पे जाके ये फ्रैक्चर होगा। जो हमारे ई पॉइंट होता था, ई पॉइंट पे जाके ये टूटेगा। जबकि हमारा जो ब्रिटल मटेरियल होता है यहीं पे जाके, जो हमारे ये पॉइंट है यहीं पे जाके ये टूट जाएगा। तो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी में जो होता है टूटने से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, बहुत ही ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। ये जो है धीरे धीरे टूटेगा, सडनली नहीं टूट जाएगा, सडनली ब्रेक नहीं करता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जो मटेरियल सडनली नहीं टूटेगा उसको हम लोग बोल देंगे डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल मतलब लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगा, वो ग्रेटर देन 5% होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल। और जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगा लेस देन 5% होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ब्रिटलनेस इज द लैक ऑफ डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या होता है? लैक ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, मटेरियल जो है ब्रिटल मटेरियल जो होगा वो स्ट्रेच नहीं हो सकता है, उसमें जो होगा फ्रैक्चर जो होगा वो सडनली होता है, जो टूट जाएगा सडनली हो जाएगा, उसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो सडनली हो जाएगा। ठीक है, फॉर ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट एंड अल्टीमेट पॉइंट आर सेम। जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है माइल्ड स्टील के लिए, मतलब माइल्ड स्टील के लिए जब हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो जो हमारा अल्टीमेट पॉइंट आता है और जो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आता है, फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट जो होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, तो जो ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस में क्या होता है? जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है लेस देन 5%, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। जो ग्रेटर देन होता है 5% उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डक्टाइल मटेरियल बोल देते हैं। तो जैसे कि हमने ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं ये, तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है कुछ यहीं जाके ये सडनली फेल हो जाएगा, फेल होने से पहले इसके अंदर डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कि डिफॉर्मेशन, की ये मटेरियल जो है स्ट्रेच होते जा रहा है, जब इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेच होते जा रहा है, लेकिन कहाँ पे जाके ये एफ पॉइंट पे जाकर, जो हमारे ये वाला पॉइंट था वहां पे जाके ये फेल होगा। जबकि ये जो ब्रिटल मटेरियल होता है जब इसके अंदर फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा वो बहुत ही कम होगा और ये सडनली ब्रेक कर जाएगा। तो एक टर्म आती है कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो डक्टाइल टू ब्रिटल जो ट्रांजिशन होता है उसका कैसे होता है? जब वेरी लो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है तो वो क्या होता है? वो मटेरियल जो होता है डक्टाइल से ब्रिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो टाइटैनिक जहाज जो डूबा था उसके बारे में आप लोग सुने होंगे, वो एकदम से टूट गया था, एकदम से टूट के डूबा था। वो धीरे धीरे नहीं टूटा था, एकदम से, जैसे कि उसमें वो फोर्सेस लगा था जो सडनली वो ब्रेक कर गया था। तो इसका रीजन क्या था? तो रीजन वाज दैट द टेम्परेचर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द डक्टाइल बॉडी ऑफ द शिप गेट कन्वर्टेड इनटू द ब्रिटल। इसका रीजन क्या था? कि वहां का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज्यादा कम था, जिसके कारण क्या हुआ? जो ये डक्टाइल मटेरियल था शिप का, वो क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया किसमें? ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर की वजह से, वहां पर टेम्परेचर जो था बहुत ही ज्यादा लो था, तो लो टेम्परेचर की वजह से डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन हो गया।
डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन होगा, जिस कारण से वो टकराया तो इजीली ब्रेक हो गया, सडनली से वो ब्रेक हो गया और डूब गया। यही कारण था जो हमारा जो शिप था, जो टाइटैनिक शिप था, उसके डूबने का रीजन यही था कि वो जो था उसका जो मटेरियल्स था वेरी लो टेम्परेचर के कारण डक्टाइल से ब्रिटल हो गया, और ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो सडनली टूट जाता है, सडनली उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। यही कारण था कि वो शिप डूब गई थी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कन्वर्ट द मटेरियल इनटू थिन शीट। ये जो होता है छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, उसको ये क्या करता है, एक कन्वर्ट कर देता है एक थिन शीट में। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस कारण छोटे छोटे मेटल के टुकड़े को प्रेस करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक जो होते हैं, मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की जिसमें हम छोटे छोटे मेटल्स के टुकड़े को प्रेस करते हैं। जब उसमें हम प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेलेबिलिटी। ये जो होता है हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और एब्रेशन। ठीक है, इट इज ए रेजिस्टेंस टू द स्क्रैच और एब्रेशन। ये जो होता है हार्ड जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो होता है स्क्रैच वगैरह जो होता है इजिली नहीं लगता। ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है किसके अगेंस्ट, स्क्रैच और स्क्रैच के अगेंस्ट। तो जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो होते हैं कुछ मेथड होते हैं। उनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, मोहर टेस्ट। मोहर टेस्ट के जरिए हम लोग किसी भी मटेरियल की हार्डनेस के बारे में पता करते हैं। और भी बहुत सारी जो मेथड होते हैं हार्डनेस चेक करने का, हार्डनेस मेजर करने का, उसमें जो हमारे पास होते हैं कौन कौन से होते हैं, रॉकवेल हार्डनेस मेथड होते हैं, इसके थ्रू भी हम हार्डनेस चेक करते हैं। नूप हार्डनेस मेथड होते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस मेथड होते हैं। ये सब कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल्स की हार्डनेस चेक करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा होता है, क्रीप। क्रीप का मतलब क्या हो जाता है, क्रीप जो होता है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हिच इज रिकॉर्डेड विथ पासेज ऑफ टाइम एट कांस्टेंट लोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, क्रीप जो होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है अंदर कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन, जनरली ओकर्स ड्यू टू डेड लोड। ये जो होता है डेड लोड के कारण डेवलप होता है। कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर आप बनाओ, उसको आप छोड़ दो, कोई स्ट्रक्चर बनाओ आप उसको छोड़ दो, उस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लगाओगे, फिर भी वो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मतलब 50 साल या 100 साल के बाद वो खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप्स। क्रीप जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है खुद के डेड लोड के कारण। उसमें तो कोई लोडिंग एक्सटर्नल लगाते नहीं, तो जो कांस्टेंट लोडिंग होता है, जो उसका सेल्फ वेट है वो तो कांस्टेंट होता है ना, तो उस लोड के कारण उसके अंदर जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्रीप। तो क्रीप जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्रीप जो होता है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग का मतलब लोडिंग या तो स्टैटिक होगा या फिर डायनामिक होगा। टाइम और एज ऑफ लोडिंग, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो फैक्टर होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर क्रीप का जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। लोडिंग कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड का मतलब होता है लोडिंग, जो बहुत ही ज़्यादा लोड होगा उसका डेड लोड होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीप जो है इफेक्ट करेगा। तो क्या होगा, एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ एटम्स मोस्ट ऑफ द materials lose their strength and elastic constant also get reduced। जब जो होता है टेम्परेचर जब हाई रहता है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मटेरियल्स के अंदर, जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो अपना जो है स्ट्रेंथ जो है लूज करना स्टार्ट कर देता है। कब तक लूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ग्रेटर डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर रिजल्ट इवन अंडर कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है। जब जो हमारा कांस्टेंट लोडिंग होगा तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो
क्रीप की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, क्रीप की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच द क्रीप बिकम्स वेरी अप्रिसिएबल इज हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल एंड नोन एज होमोगुलस टेम्परेचर। मान लेते हैं किसी भी जो मटेरियल्स होता है, मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका हाफ जो होता है 50 डिग्री सेल्सियस जो होगा, इस पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये जो होता है क्रीप जो होता है किसी भी मतलब मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो हाफ होगा 50 डिग्री सेल्सियस जो होगा, उस टेम्परेचर पे जो क्रीप होगा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोलोगस टेम्परेचर। तो ये क्रीप जो होते हैं, ये बताया था कि क्रीप डिपेंड अपॉन कौन कौन से टाइम, टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोडिंग, कौन कौन से टाइप की लोडिंग है, स्टैटिक है या फिर डायनामिक लोडिंग है, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास होता है वो कौन सा, इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम मटेरियल, कोई भी मेटल्स है हमारे पास, उसमें यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच कर जाता है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाती है। जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो अगेन वो फिर से क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड बॉडी इज रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दिस इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल्स की, जब लोड को रिमूव कर ले तो वो अपने फिर से ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, मान लेते हैं ये जैसे कि आप, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व मान लें हम स्ट्रेन डेवलप करा रहे हैं, ये कर्व है माइल्ड स्टील का। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट था, प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट जो था पॉइंट बी, ये हमारा इलास्टिक लिमिट था। तो जब हम यहां तक इस मटेरियल्स पे लोड को रिमूव कर देते हैं तो फिर अगेन ये ओ पॉइंट जो हमारा इनिशियल पॉइंट था यहीं पे आके रुकेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, प्लास्टिसिटी। जो नेक्स्ट है वो कौन सी है, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी इन व्हिच आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड देयर इज ए कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ये जो है एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इसके अंदर हो जाए। जब भी हम लोग फोर्स को रिमूव भी कर देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये फिर जो है अपने ओरिजिनल शेप को, जब हम लोड को रिमूव कर देंगे तो ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी। जैसे कि ये मान लेते हैं ये कोई मेटल्स है, ये ग्राफ है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ तक ले गए और इसको यदि हम लोड को रिमूव कर दिए, तो लोड को रिमूव कर दिए तो फिर से ये क्या करेगा, ये जो हमारा ओ पॉइंट था यहाँ पे फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, कुछ वो यहाँ पे आके रुकेगी, इस पॉइंट पे आके रुकेगी। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, टफनेस। टफनेस का मतलब क्या होता है, व्हिच शो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रैक्चर। टफनेस जो होता है, जो टफ मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रैक्चर। एकदम से अगर आप इंपैक्ट लोडिंग देते हो और बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करती है तो उसको बोलते हैं हम बॉडी की टफनेस। जब हम किसी भी जो ये बीम है और इसके ऊपर यदि हम सडनली मतलब इंपैक्ट लोडिंग लगाते हैं तब भी ये बॉडी इसको रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये बॉडी जो है ये टफ है, ये मेटल जो है, ये जो मटेरियल है वो टफ मटेरियल है। तो टफनेस का मतलब ये मतलब होता है कि ड्यू टू साइक्लिंग एंड रिवर्स साइक्लिंग लोडिंग फ्रैक्चर फेल्योर में ऑकर्स, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फटीज। ये फटीग जो होता है वो किसके कारण होता है, साइक्लिक लोडिंग के, साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग जो होता है उसके कारण क्या डेवलप हो जाता है, फटीग। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये ट्रक है, ये कोई ब्रिज है, ये जो है ब्रिज बनी हुई है, इस पे एक ट्रक गई, दूसरी ट्रक गई, तीसरी ट्रक गई। तो क्या हुआ, जब पहली ट्रक गई तो क्या हुआ, ये इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म किया। इस लोड के कारण इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आया
वो कितना आया, ये इलास्टिक लिमिट तक आया। फिर सेकेंड वाली गई, आई गई, रिवर्स साइकिलिंग का मतलब साइकिलिंग का रिवर्स का मतलब क्या किया, आती है जाती है। तो इसमें जब एक ट्रैक गई फिर दूसरी आई तो ये फिर थोड़ा सा और इलास्टिक लिमिट तक गया। देन जब और ट्रक गई तो ये लोड के कारण ये हो सकता है प्लास्टिक। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ओरिजिनल जगह तक तो नहीं जा पाता है, ये यहीं पे जो उसका ओरिजिनल शेप था पहले तो इलास्टिक लिमिट तक होता था, तो क्या होता फिर से वो ओरिजिनल जो है शेप को रिगेन कर लेता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब साइक्लिक लोडिंग और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग मतलब कंटिन्यूस लग रहा है तो उस कारण क्या हुआ, ये प्लास्टिक लिमिट तक चला गया। तो प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है कि ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप जो है वो रिगेन नहीं कर पाएगा। एक टाइम ऐसा होगा जब इसके अंदर ये फ्रैक्चर हो जाएगा और ये टूट जाएगा। तो क्या होता है, कंटिन्यूस लोडिंग के कारण क्या होगा, इसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कंटिन्यूस इसमें लोडिंग आता जाएगा तो ये कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता जाएगा। जब ये टफनेस को एक्सीड कर जाएगा, मतलब जो भी मटेरियल का टफनेस होगा उसको जब एक्सीड कर जाएगा तो फेल हो जाएगा। जब ये इस मटेरियल का एक टफनेस होगा ना, तो टफनेस को जब ये एक्सीड कर जाएगा तो ये मटेरियल क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो डिजाइन करते हैं इस फेलियर से बचने के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इंड्योरेंस लिमिट जो होता है, इंड्योरेंस लिमिट इज मच बिलो इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो होता है उससे बहुत ही कम होता है। जो इलास्टिक लिमिट होता है माइल्ड स्टील का वो होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि हमारा इंड्योरेंस लिमिट जो होता है 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर माइल्ड स्टील। तो हमको जो है जो माइल्ड स्टील हम लेंगे तो जो लिमिट होगा, इंड्योरेंस लिमिट होगा, इस लिमिट में हमको डिजाइन करना है ताकि ये जो फटीग फेल्योर है इससे बचा जा सके। और एल्युमिनियम का जो होता है 131 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रूफ स्ट्रेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि मेनी मेटल्स व्हिच डू नॉट शो क्लियर यील्ड पॉइंट। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जिसका यील्डिंग पॉइंट जो है क्लियर शो नहीं करता है, यील्डिंग पॉइंट उसका क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग जो होता है एनालाइज करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑफसाइड मेथड। ठीक है, तो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डक्टाइल मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर डू नॉट शो क्लियरली यील्ड पॉइंट इन टेंशन टेस्ट, देयरफॉर यील्ड स्ट्रेस इज नॉट क्लियरली नोन फॉर सच मेटल डिजाइन, स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बाय ऑफसाइड मेथड। तो इसको हम ऑफसाइड मेथड यूज करके जो यील्ड पॉइंट है उसको हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ किसका, एल्युमिनियम का है। तो इसमें हमको क्लियरली कोई पॉइंट नहीं पता चल रहा है कि इसका यील्डिंग पॉइंट कहाँ होगा। जैसे कि माइल्ड स्टील का था तो माइल्ड स्टील में पता चल जाता था कि यील्डिंग पॉइंट जो ये हमारा बी है, इस पॉइंट पे मटेरियल यील्ड हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो एल्युमिनियम या और भी जो मटेरियल्स हमारे पास जो है एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, तो उसमें ये पता नहीं चलता। तो ये ग्राफ जो है आपका एल्युमिनियम का, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो है यील्डिंग पॉइंट इसका कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक मेथड यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसाइड मेथड। तो ऑफसाइड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एक परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है उसको हम मार्क कर लेते हैं 0.2% पे। उसको हम मार्क कर लेते हैं, जो परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है इक्वल टू कितना होता है, 0.2% होता है। उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ये जो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इसको मार्क कर लिए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। दिखा देखिए ये जो है क्या किए कि जो 0.2% जो है उसको हम क्या किए, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम मार्क कर लिए 0.2%। और यहाँ से हम क्या किए, मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। मार्क करने के बाद हम क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए व्हिच इज पैरेलल टू इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमारे पास था, उसके पैरेलल में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। The point of intersection of stress strain curve with straight line is proof point। जो हमारे पास प्रूफ पॉइंट होता है एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो हमारे पास ये प्रूफ पॉइंट होता है 0.2% पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास स्ट्रेस होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रूफ स्ट्रेस।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में कि 0.2% जो होता है हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होता है प्लास्टिक उसको हम लोग 0.2% मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मार्क करने के बाद हम लोग ने क्या किया, जो हमारा ये इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो था उसके पैरेलल में एक हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जब हम स्ट्रेट लाइन हम लोग जो प्लॉट करते हैं, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रूफ पॉइंट होगा। और उसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, तो प्रूफ स्ट्रेस जो होता है इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि बहुत सारे मटेरियल जो होता है क्लियरली यील्ड पॉइंट नहीं शो करता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑफसाइड मेथड। तो ऑफसाइड मेथड यही कहता है कि 0.2% पे आप लोग एक्सेप्ट, तो जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे मटेरियल जो ब्रिटल होगा तो फेल्योर प्लेन इज होगा, फेल्योर प्लेन इज एट 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव लोड। ठीक है, जब डक्टाइल मटेरियल होगा और जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो फेल्योर प्लेन जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव फोर्स, 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव फोर्स। वही जब हमारा मटेरियल ब्रिटल होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा और कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रिटल मेटल्स फेल्स इन शेयर, जो ब्रिटल मेटल्स होता है वो फेल कर जाएगा किसमें, शेयर में। तो फेल्योर प्लेन जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, 45 डिग्री टू द डायरेक्शन, ये फेल्योर प्लेन होता है किसका, ब्रिटल मटेरियल का, जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो स्ट्रांग होता है सबसे ज्यादा किसमें, कंप्रेशन में, उसके बाद टेंशन में, और सबसे जो वीक होता है वो होता है शेयर में। कंप्रेसिव जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होता है सबसे ज्यादा वीक होता है किसमें, शेयर में, और सबसे ज्यादा जो वो स्ट्रांग होता है वो होता है कंप्रेशन में। ठीक है, तो उसी तरीके से ब्रिटल मटेरियल जो होता है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है किसमें, कंप्रेसिव में, और सबसे ज्यादा वीक होता है किसमें, ये टेंशन में। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और सबसे ज्यादा वीक होता है शेयर में, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और सबसे ज्यादा वीक होता है किसमें, टेंशन में। उसी तरीके से जब हम इन दोनों टाइप के मटेरियल में, जो भी डक्टाइल है और ब्रिटल है, इन दोनों टाइप के मटेरियल में जब हम लोगों ने पहले तो क्या किया था, कंप्रेसिव फोर्स लगाया था। अब जब हम दोनों मटेरियल में जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो टेंसाइल फोर्स जो लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है वो फेल किसमें हो जाता है, फेल जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल में। ठीक है, वो फेल हो जाता है, और ये जो फेल होता है शेयर प्लेन, मतलब शेयर की वजह से डक्टाइल मटेरियल्स आर वेरी वीक इन शेयर एंड फेल्योर is due to shear strain along the plane of forming 45 degree angle with the axis of specimen. इन डक्टाइल मेटल्स, यहाँ ये जो डक्टाइल मेटल्स होता है, ये डक्टाइल मेटल यहाँ पे कौन सा होता है, कप कोन जो होता है फ्रैक्चर होता है, कप कोन शेप में होता है, फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है वो किस में फेल होता है, 90 डिग्री में, मतलब सीधे ये टूट जाता है। जब भी इसमें हम टेंशन देते हैं ब्रिटल मटेरियल में तो फेल हो जाता है। ब्रिटल मेटल्स आर वेरी वीक इन टेंशन, तो ब्रिटल मेटल्स फेल्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग द सरफेस which is at 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। किसमें फेल हो जाता है, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब इसमें हम टेंशन देते हैं। तो ये कुछ था कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल कैसे बिहेव करता है टेंशन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट में। तो ये एक बेसिक चीजें था, तो इसको आपको याद रखना है कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो फेल होता है शेयर की वजह से, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो फेल होता है टेंशन की वजह से। जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो टेंशन टेस्ट में जो होता है उसमें जो फेल्योर प्लेन आता है 45 डिग्री के एंगल में आता है और वो कप कोन शेप में आता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसका जो फेल्योर प्लेन होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, जब हम टेंशन देते हैं। तो जब हम कंप्रेशन देते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो फ्रैक्चर प्लेन जो होता है वो कितना होता है, ब्रिटल मटेरियल जब होता है तो 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, और जब डक्टाइल मटेरियल होता है तो फेल्योर प्लेन कितना होता है, फेल्योर प्लेन इज एट 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है, इसको आपको याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। कब कौन फेल्योर किस में होता है, टेंशन टेस्ट में, जब हम डक्टाइल मटेरियल में हम टेंशन टेस्ट लगाते हैं तो वो कैसा फेल होता है, कब कौन से फेल्योर होता है, और कौन सा प्लेन में, 45 डिग्री के प्लेन में होता है। तो कुछ जो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग लिख लीजिए नोट में, कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो क्या होता है, टफ होता है। डक्टाइल मटेरियल आर टफ
एंड ब्रिटल मटेरियल आर हार्ड। क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल्स आर टफ एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर हार्ड। जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो टफ होता है और ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। जो डक्टाइल मटेरियल होता है तभी तो ज़्यादा जो होता है जो है एब्जॉर्ब करता है फोर्स को, मतलब उसके अंदर जब लोडिंग आती है तो ज़्यादा, क्योंकि वो फ्रैक्चर जल्दी नहीं होता है। तो डक्टाइल मटेरियल होता है टफ होता है और ब्रिटल मटेरियल हार्ड होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डक्टाइल मटेरियल्स जो होता है, डक्टाइल मटेरियल्स का जो होता है इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। यू कैन से दैट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट फॉर डक्टाइल मेटल्स। फॉर डक्टाइल मेटल्स एक्चुअल में हुक्स लॉ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो होता है डक्टाइल मटेरियल्स का जो होता है इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और जो हुक्स लॉ क्या कहते हैं, हुक्स लॉ भी होता है कहाँ तक वैलिड होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैल्यू होता है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ का जो है कौन कौन से एजम्पशन होते हैं, हुक्स लॉ जो है क्या कहते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।